इस बंदे ने सिल्क रोड नाम की एक ऐसी वेबसाइट बनाई थी जहां तुम इलीगल ड्रग्स, वेपन और पता नहीं क्या क्या खरीद सकते थे। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसने इलीगल चीजों का अमेज़न बना दिया था। अब इसने स्टार्ट कैसे किया, फिर पकड़ा कैसे गया और स्टोरी में एंड में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री कहां से हो गई, सब कुछ बताऊंगा मैं तुम्हें। काफी फेमस केस है बाहर का, लेकिन मुझे भी पता चला है, तुम्हें सुनाने आ गया अपने स्टाइल में। तो स्टोरी स्टार्ट होती है रॉस ऑल्ब्रिच से। ये 26 साल का था और टेक्सास में अपनी फैमिली के साथ रहता था। अब इसने पहले यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से फिजिक्स में बैचलर किया, फिर पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से इसने मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में मास्टर किया। मतलब काफी अच्छा खासा पढ़ लिख लिया था बंदा। अब रॉस भाई बिलीव करते थे लाइबर्टेनेजियम में, ये थोड़ा हार्ड वर्ड है मेरे लिए, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये मानता था कि गवर्नमेंट को ना किसी भी प्राइवेट ट्रांजैक्शन, फ्री मार्केट प्लेस और किसी की प्राइवेट लाइफ चॉइसेस में ना दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। सीधा मतलब कि तुम अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या क्या खरीद रहे हो ये गवर्नमेंट को नहीं पता होना चाहिए। अब रॉस ने मास्टर्स करने के बाद ना स्टॉक ट्रेडिंग और बुक सेलिंग का बिजनेस भी स्टार्ट किया, लेकिन वो ज्यादा चला नहीं। फिर इसने कुछ टाइम बाद ना एक सोलर पैनल टेक्नीशियन का काम भी करा, लेकिन इसे वहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। इसे चाहिए थी किक काम में, लेकिन वो इसे मिल नहीं रही थी। अब रॉस के दिमाग में एक दिन आइडिया आता है कि एक ऐसा मार्केट प्लेस बनाना है जहां लोग अननोन रह के ना ट्रेड कर सके। इसके बाद रॉस ने खुद प्रोग्रामिंग भी सीखी इस साइट को बनाने के लिए। अब 2011 में रॉस ने सिल्क रोड नाम की वेबसाइट बनाई जो डार्क वेब पे चलती थी। अब इसका मोटिव क्लियर था, इसे एक ऐसा मार्केट बनाना था जहां पर लोग बिना किसी गवर्नमेंट कंट्रोल की चीजें बेच सके और खरीद सके। और ट्रांजैक्शन के लिए बिटकॉइन का यूज कर रहा था ताकि कोई ट्रेस भी ना कर पाए। अब रॉस को पता था कि वो अपनी वेबसाइट की एड गूगल पे तो चला नहीं सकता, क्योंकि फिर वही बात हो जाती कि पुलिस स्टेशन के सामने आप इलीगल सामान बेचने निकले हो। अब रॉस ने लगाया दिमाग और ये गया ऑनलाइन कुछ फर्म्स पे, जहां इसने एक नया अकाउंट बनाया और अपना नाम भी चेंज करके वहां पर पोस्ट डाली कि क्या किसी ने सिल्क रोड नाम की वेबसाइट के बारे में सुना है। और उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में ना खुद एक रैंडम बंदा बनकर अपनी साइट की लिंक भी देता था ताकि लोग पहुंच जाए साइट पे। अब ये सब कर करके इसने अपनी साइट का प्रमोशन किया। अब ये यहीं पे नहीं रुका, इसने अपने घर के बेसमेंट में ना एक मैजिक मशरूम उगाए और उसे अपनी साइट पर ये बेचने भी लगा। अबे लोगों के लिए साइट्स बनाई थी, खुद ड्रग्स बेचने थे। अब जैसे जैसे साइट बढ़ने लगी ना, रॉस ने अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा के अपना नाम ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स रख लिया, डीपीआर। अब इसने ये नाम इसलिए चूज करा ताकि सबको लगे कि सिल्क रोड वेबसाइट का कोई एक मालिक नहीं है। ये चाहता था कि अगर पुलिस कभी इसे पकड़ भी लेना तो सबको लगे कि डीपीआर तो कोई और है और साइट चलती रहे। अब कुछ ही टाइम में सिल्क रोड इतनी बड़ी हो गई ना कि वहां पर ड्रग्स के अलावा फेक पासपोर्ट और हैकिंग टूल्स भी मिलने लगे। और रॉस हर ट्रांजैक्शन पे 6 से 10% कमीशन लेता था। अब रॉस को तो पता था कि ये जो कर रहा है वो इलीगल है, तो इसने अपनी फैमिली को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसने अपने दोस्त और घर वालों को बोला कि मैं ना करेंसी ट्रेडिंग और कोडिंग का काम करता हूँ। अब जब सिल्क रोड वेबसाइट और बड़ी हो गई ना, तो रॉस ने ऑस्टिन छोड़कर सैन फ्रांसिस्को चला गया। वहां इसने एक सस्ता सा अपार्टमेंट लिया और अपना फेक नेम जॉश बताया और रहने लगा। ये अब कुछ भी करने के लिए रेडी था, बस इसकी साइट चलती रहनी चाहिए। अब ये सैन फ्रांसिस्को के कैफेज में बैठकर काम करता था। इसने एडमिन्स हायर करे और अपनी साइट पर इसने इलीगल वेपन्स और टूल्स भी बेचना अलाउ कर दिए। अब आती है डेट 1 जून 2011, जब एफबीआई को पहली बार सिल्क रोड के बारे में पता चला था। तो हुआ ये कि शिकागो के एयरपोर्ट्स पे ना कस्टम ऑफिसर्स ने कुछ पार्सल पकड़े। अब उन्हें पहले तो ये नॉर्मल पैकेजेस लगे थे, लेकिन जब खोला तो अंदर ड्रग्स थे। अब ऑफिसर्स ने नोटिस करा कि ऐसे बहुत सारे पार्सल है जो अलग अलग जगह जा रहे हैं, लेकिन इन सबकी पैकेजिंग एक है। अब जब इन्होंने खरीदने वालों से पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि हमने तो ये सिल्क रोड से मंगवाई है। अब सिल्क रोड का नाम पहली बार पुलिस रिकॉर्ड में आ गया। अब इसके बाद एक पॉपुलर मैगजीन ने ना सिल्क रोड के ऊपर आर्टिकल ही छाप दिया। अब इससे हुआ ये कि पहले तो सिल्क रोड के बारे में कुछ ही लोग जानते थे, लेकिन इसके बाद तो ये नेशनल न्यूज बन गई, कस्टमर्स भी बढ़ने लगे। अब 5 जून 2011 को यूएस सेनेटर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एफबीआई को बोला कि इस साइट को ना तुरंत बंद करवाना पड़ेगा। अब उस दिन से एफबीआई ने स्पेशली इस केस के लिए अपनी एक टीम बनाई और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब टीम में एक बंदे ने जो खुद आईआरएस का एजेंट था, उसने सिल्क रोड पर एक अपना अकाउंट बनाया और खुद ही ड्रग्स बेचना और खरीदना चालू कर दिया। अब धीरे धीरे उसने रॉस का भरोसा जीता और इसी की टीम में शामिल हो गया। अब इधर एफबीआई की बाकी टीम इंटरनेट के हर कोने में ना सिल्क रोड कीवर्ड को सर्च करने में लगी हुई थी। तभी उन्हें एक पुराना फॉर्म मिला जहां पर कमेंट में रॉस ने खुद सिल्क रोड के बारे में बता रखा था। और फिर कुछ टाइम बाद उसने एक पोस्ट भी डाली थी जहां पर वो बोल रहा था कि उसे कुछ बंदे चाहिए काम के लिए, और इसने कॉन्टेक्ट के लिए अपनी रियल जीमेल आईडी शेयर कर रखी थी। यही एक मिस्टेक हो गई थी रॉस भाई से। अब यही वो दिन था जब एफबीआई को शक हुआ कि सिल्क रोड और रॉस ऑल्ब्रिच के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। अब जून 2013 के आसपास, हाँ सिल्क रोड को चलते हुए अब 2 साल हो चुके हैं, एफबीआई की साइबर टीम ना सिल्क रोड की लॉगिन विंडो पे ना कुछ ग्लिच नोटिस करती है कि जब भी कोई बंदा उस पर लॉगिन करने की कोशिश करता है ना, तो 1 सेकंड के लिए साइट का रियल आईपी एड्रेस दिख जाता है। और ये आइसलैंड के एक सर्वर का था। अब जब एफबीआई ने उस आईपी एड्रेस को ट्रैक किया ना, तो उन्हें साइट के मास्टर सर्वर का पता चल गया। और जब उन्होंने सर्वर की कॉपी बनाई तो उन्हें सिल्क रोड की सारी प्राइवेट ट्रांजैक्शन की डिटेल मिल गई। अब जुलाई 2013 में कनाडा के बॉर्डर पर ना रॉस के कुछ पार्सल पकड़े गए। अब इस पार्सल में 9 अलग अलग फेक आईडीज थी, लेकिन सब पे एक ही शक्ल थी, रॉस ऑल्ब्रिच की। अब एजेंट गए रॉस के सैन फ्रांसिस्को वाले अपार्टमेंट पे जहां वो जॉश नाम से रह रहा था। अब रॉस ने वहां पर तो एजेंट से बड़े आराम से बात करी, लेकिन एजेंट्स को पूरा शक हो चुका था कि यही लड़का ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स हो सकता है। अब आती है 1 अक्टूबर 2013, एफबीआई रॉस के पीछे अच्छे से पड़ी हुई थी, बस उन्हें ना रंगे हाथों पकड़ना था उसे। तो रॉस अपना मस्त सैन फ्रांसिस्को की एक पब्लिक लाइब्रेरी में बैठ के अपना लैपटॉप खोला और सिल्क रोड का एडमिन पैनल पे लॉगिन किया। तभी उसके ठीक पीछे 2 अंडरकवर
अंडरकवर एजेंट, एक लड़का एक लड़की जोर जोर से झगड़ा करने लगे। ऐसे ही अब रॉस ने पीछे मुड़कर देखा उन्हें, तभी तीसरे एजेंट ने आके उसका लैपटॉप ले लिया और लैपटॉप खुला हुआ था। अब रॉस ने ना ही उसे लॉक कर रखा था, ना ही कुछ डिलीट करा था उसने। अब FBI को उसमें रॉस की डायरी, सिल्क रोड का पूरा डाटा और 50,000 बिटकॉइन मिले। आज उन बिटकॉइन की वैल्यू $5 बिलियन है। मुझे तो लगता है अगर रॉस को बिटकॉइन का पता होता ना कि इतने बढ़ जाएंगे आगे जाके, तो वो सिल्क रोड छोड़ के बिटकॉइन ही होल्ड कर लेता। अब 2015 में कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया कि रॉस ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसने लोगों की जान ली है ड्रग्स की वजह से। अब इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि रॉस ने DPR बनके 6 लोगों को मारने की सुपारी दी थी जो उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, पर ये प्रूफ नहीं हो पाया। लेकिन जज ने उसे 2 बार डेथ सेंटेंस सुना दी, वो भी बिना किसी पैरोल के, कि कभी बेल की अपील भी नहीं कर सकता ये बंदा। अब रॉस 9-10 साल से जेल में था और ये जब भी अपील करता था बेल के लिए, कोर्ट डिनाई कर देती थी। अब इसकी फैमिली और सपोर्टर वो कंटिन्यू सोशल मीडिया पे ना फ्री रॉस के कैंपेन चलाते थे। हाँ, रॉस भाई के बहुत ज्यादा सपोर्टर हो चुके थे। अब 2023 में हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन कर रहा था तो वो लिबर्टेरियन पार्टी के लीडर से मिला और पार्टी ने ट्रंप से कहा कि अगर वो रॉस को रिलीज करने का प्रॉमिस करे तो लिबर्टेरियन वोटर्स का सपोर्ट उसे ही मिलेगा। अब ट्रंप ने ये बात तुरंत मान ली कि अगर मैं इलेक्शन जीता तो उसी दिन रॉस को बाहर निकाल दूंगा जेल से। अब प्रेसिडेंट बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और उसे फुल और अनकंडीशनल पार्डन दे दिया। उसके सारे क्राइम्स माफ कर दिए गए, वो उसी शाम जेल से बाहर आ गया। बाकी तुम ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ और वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पर टैप कर सकते हो।